मानव भूगोल के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस इंसान और हमारी धरती के बीच के उस कमाल के और लगातार बदलते रिश्ते को डिकोड करने पर होगा। अगर हम कॉलेज में भूगोल पढ़ रहे हैं या बस ये जानने को उत्सुक हैं कि इंसान ने प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाया, तो ये पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। आइए इसे एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम अपनी धरती की फिजिकल बनावट को देखते हैं तो अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उसे कैसे डिफाइन करते हैं? क्या हमेशा भारी भरकम साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल नहीं, है ना? सच तो यह है कि हमारी जिंदगी नेचर से इतनी गहराई से जुड़ी है कि हम धरती की चीजों को इंसानी शरीर के हिस्सों का ही नाम दे देते हैं, जैसे धरती का चेहरा, तूफान की आंख या नदी का मुख। मतलब प्रकृति और इंसान को अलग करके देखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये दोनों मिलकर एक ही पूरी यूनिट बनाते हैं। तो इस रिश्ते को अच्छे से समझने के लिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। अकादमिक आधार, भौगोलिक चिंतन का विकास, प्रकृति का शासन, तकनीकी स्वतंत्रता और आखिर में एक बैलेंस, नवनियतिवाद। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अकादमिक आधार की और देखते हैं कि मानव समाजों की इस स्टडी को शुरुआत में कैसे डिफाइन किया गया था। इसकी सबसे पहली और मजबूत नींव रखी महान भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल ने। उनका कहना था कि मानव भूगोल मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच के रिश्तों का एक सिंथेटिक यानी संश्लेषित अध्ययन है। रैटजेल का साफ मानना था कि आप इंसान और धरती को अलग अलग करके पढ़ ही नहीं सकते। रैटजेल के बाद आई एलन सी सैंपल और उन्होंने इस डेफिनेशन में एक बड़ी ही कमाल की परत जोड़ दी, गतिशीलता या डायनामिज्म। उन्होंने कहा कि न तो इंसान कभी चैन से बैठता है और ना ही हमारी यह धरती एकदम स्थिर है, तो जाहिर है इनके बीच का रिश्ता भी हमेशा बदलता ही रहेगा। इसके बाद पॉल विटाल डीला ब्लाश ने इसे थोड़ा और रिफाइन किया। उन्होंने बताया कि धरती को चलाने वाले जो फिजिकल नियम हैं और यहाँ रहने वाले जो जीव हैं, उनके बीच के गहरे कनेक्शन को समझने से ही ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इन शुरुआती परिभाषाओं को समझने के बाद अब हमारा दूसरा पड़ाव है भौगोलिक चिंतन का विकास। समय के साथ स्थानिक विश्लेषण का तरीका कैसे बदला, आइए देखते हैं। भूगोल की शुरुआत हुई औपनिवेशिक काल से, जहां सारा फोकस सिर्फ नई जगहों को खोजने और उनके बारे में लिखने पर था। फिर 1950 के दशक तक आते आते अचानक से मात्रात्मक क्रांति आ गई। मतलब सब कुछ कंप्यूटर, डेटा और आंकड़ों पर चलने लगा। लेकिन भाई, इंसान कोई मशीन तो है नहीं। तो 1970 के दशक में मानवतावादी और रैडिकल विचारधाराओं ने जन्म लिया, जिन्होंने उन किताबी और यूनिवर्सल सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए। औपनिवेशिक युग के शुरुआती दौर पे अगर नजर डालें तो उस वक्त भूगोल का मतलब सिर्फ नए नए नक्शे बनाना, नई दुनिया खोजना और उसका लंबा चौड़ा ब्यौरा तैयार करना होता था। तब हमारा मकसद बस दुनिया को डिस्कवर करना था। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर, प्रकृति का शासन, जिसे हम पर्यावरणीय नियतिवाद या मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। तो ये पर्यावरणीय नियतिवाद आखिर है क्या? सोचिए एक ऐसे समय के बारे में जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंसान पूरी तरह से प्रकृति की विशाल ताकतों के कंट्रोल में था। प्रकृति जो कहती थी इंसान वही करता था। सर्वाइवल के लिए प्रकृति के आगे झुकना और उसकी ताकत से डरना ही एकमात्र रास्ता था। इस बात को थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलिए मध्य भारत के अबुझमाड़ के जंगलों में चलते हैं और बेंदा की कहानी सुनते हैं। बेंदा और उसकी जनजाति आज भी उसी आदिम तरीके से खेती करते हैं जो पूरी तरह से जंगल के सख्त नियमों पर चलती है। बेंदा की जिंदगी नेचर के साथ एक परफेक्ट सामंजस्य है। वो झरनों का पानी पीता है, मड़ाई मेले के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाता है और जंगल की आत्मा लोई लुगी को शुक्रिया कहता है। बाहर के लोगों को देखते ही वो पेड़ों के पीछे छिप जाता है। ये है एकदम प्योर पर्यावरणीय नियतिवाद, जहां प्रकृति ही बॉस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा चौथा पॉइंट है तकनीकी स्वतंत्रता यानी संभववाद। इसे हम प्रकृति का मानवीकरण भी कह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीता, इंसान ने टूल्स और टेक्नोलॉजी बना ली और यहीं से जन्म हुआ संभववाद का। अब प्रकृति इंसान को बांध कर नहीं रख सकती थी। इंसान ने अपने आसपास के माहौल से नए मौके निकाले और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रकृति की हर बंदिश को तोड़कर दुनिया के हर कोने पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। बेंदा की कहानी के बिल्कुल ऑपोजिट अब मिलते हैं नॉर्वे के ट्रोंडाइम शहर में रहने वाली कारी से।
ट्रुंडाइम में भयंकर सर्दियां होती हैं और महीनों तक आसमान में सिर्फ अंधेरा रहता है। लेकिन कारी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी की एक मजबूत ढाल है। कारी 23 डिग्री पर सेट एक हीटर वाले शानदार ऑफिस में काम करती है। उसका पूरा कैंपस एक विशाल कांच के गुंबद के अंदर है। बाहर चाहे जितनी बर्फ गिरे, वो आराम से कीवी और केले जैसे ट्रॉपिकल फलों के मजे लेती है और सुबह सुबह लंदन की फ्लाइट पकड़ लेती है। ये है टेक्नोलॉजी का जादू, ये है संभववाद, जिसने नॉर्वे की जमा देने वाली सर्दी को भी हरा दिया। अगर हम इन दोनों चरम सीमाओं को अगल बगल रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ बेंदा है, जिसने खुद को पूरी तरह से जंगल की जरूरतों के हवाले कर दिया है, और दूसरी तरफ कारी है, जिसने अपनी तकनीक के दम पर कड़ाके की ठंड पर पूरी जीत हासिल कर ली है। लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी आज़ादी सही है? यहीं एंट्री होती है हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट की, मध्यम मार्ग यानी नवनियतिवाद। इसे ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ नियतिवाद का नाम दिया। ग्रिफिथ टेलर का ये नवनियतिवाद एक बहुत ही स्मार्ट बीच का रास्ता है। उनका कहना था कि न तो प्रकृति पूरी तरह से हम पर राज कर सकती है और न ही हम प्रकृति के मालिक बन सकते हैं। अगर हमें प्रकृति पर जीत हासिल करनी है तो हमें उसके बनाए नियमों और उसकी लिमिट्स का सम्मान करना ही होगा, वरना तबाही पक्की है। इसे समझाने के लिए टेलर ने ट्रैफिक लाइट का बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया। लाल बत्ती का मतलब है रुकिए, जब पर्यावरण खतरे में हो तो अपने कदम रोक लीजिए। पीली बत्ती कहती है तैयार रहिए और कुदरत के नियमों को समझिए। और जब सब कुछ सुरक्षित और सस्टेनेबल हो तभी हरी बत्ती पर आगे बढ़िए। लेकिन सच तो ये है कि इंसानों ने इन ट्रैफिक लाइट्स को अक्सर इग्नोर किया है, और इस बिना ब्रेक वाली स्वतंत्र दौड़ का नतीजा क्या निकला? आज हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, ग्रीन हाउस इफेक्ट और तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर जैसी भयानक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रकृति मानो चीख चीख कर हमें लाल बत्ती दिखा रही है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या तकनीक से मिलने वाली सुपर पावर और आज़ादी की कीमत ग्लोबल वार्मिंग और इस धरती की तबाही के रूप में चुकाना सही है? क्या पूर्ण साम्यवाद की ये अंधी दौड़ उस धरती को तबाह किए बिना आगे बढ़ सकती है जो हमें जिंदा रखे हुए है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आज की इस मैदानी रिपोर्ट में हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे मानव बसावट, जनसंख्या घनत्व और इसके विकास की। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी दुनिया का जनसंख्यिकीय नक्शा आखिर ऐसा क्यों दिखता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम शुरुआत करेंगे वैश्विक बसावट की पहेली से, फिर देखेंगे कि भूगोल कैसे निवास तय करता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था और संस्कृति का प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन का तंत्र और आखिर में जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को समझेंगे। पहला हिस्सा है वैश्विक बसावट की पहेली, यानी इंसान पूरी दुनिया में आखिर कहां और क्यों इकट्ठा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आबादी कुछ ही खास इलाकों में क्यों सिमटी हुई है, बाकी जगहें खाली क्यों हैं? यही वो रहस्य है जिसे हम इस रिपोर्ट में सुलझाएंगे। इस डेटा को देखिए, ये सच में हैरान कर देने वाला है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? दुनिया की 90% आबादी हमारी पृथ्वी के सिर्फ 10% हिस्से पर रहती है। सोचिए कितना असंतुलित वितरण है ये। और इसी बात को भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी क्रेसी ने बहुत ही सटीकता से कहा था कि एशिया में ऐसे कई स्थान हैं जहां बहुत कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बहुत अधिक लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? आखिर दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से 6 तो अकेले एशिया में ही हैं। इस तस्वीर को देखकर यह बात और भी साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे शहरों में इंसानों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। अत्यधिक स्थानीय घनत्व किस तरह से हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से बदलकर रख देता है, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। भूगोल कैसे तय करता है निवास, यानी हमारी पर्यावरणीय सीमाएं क्या हैं? देखिए, जमीन के हर एक टुकड़े की एक सीमा होती है कि वो कितने लोगों का भार उठा सकता है। इसलिए जनसंख्या घनत्व को समझना बहुत जरूरी है। ये बस लोगों की संख्या और जमीन के आकार का अनुपात है। इसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या से नापते हैं। तो सवाल उठता है कि लोग खिंचे कहाँ चले जाते हैं? सच कहूं तो बुनियादी भूगोल ही हमेशा से ये तय करता आया है। जहां पीने का ताज़ा पानी हो, जैसे नदी घाटियां, समतल जमीन हो जैसे गंगा के मैदान, रहने लायक अनुकूल मौसम हो या फिर खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी हो, इंसान हमेशा से वहीं बसता आया है। अब आते हैं तीसरे खंड पर,
अर्थव्यवस्था, संस्कृति और घनत्व, यानी इंसानों को आकर्षित करने वाले हमारे बनाए हुए कारण। सिर्फ पानी और मिट्टी ही सब कुछ नहीं है। अगर हम इस डेटा को गहराई से देखें तो दुनिया के नक्शे पर कुछ हिस्से एकदम चमकते हुए दिखते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ कुछ खास आर्थिक या सांस्कृतिक चुंबक मौजूद हैं। ये चुंबक क्या हैं? खनिज भंडार और बड़े औद्योगिक केंद्र। ये कुशल मजदूरों को अपनी तरफ खींचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ्रीका का कटंगा तांबा बेल्ट या फिर जापान का कोबे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र लोगों को भारी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है। पैसों और रोजगार के अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों की ताकत भी कम नहीं है। जहां गहरा धार्मिक महत्व होता है, वो जगह समुदायों को मजबूती से एक साथ बांधे रखती है। लेकिन अगर कहीं राजनैतिक अशांति या उथल-पुथल हो, तो लोग तुरंत वहां से पलायन कर जाते हैं। हमारी रिपोर्ट का चौथा हिस्सा है जनसंख्या परिवर्तन का तंत्र। हम इसमें विकास और गिरावट को मापना सीखेंगे। आबादी में बदलाव कितनी तेजी से हो रहा है, जरा इस आंकड़े से समझिए। सिर्फ और सिर्फ 20वीं शताब्दी में ही हमारी वैश्विक जनसंख्या 4 गुना बढ़ गई। यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। अब इस विकास को दो तरह से देखा जा सकता है। एक है प्राकृतिक वृद्धि, यानी जन्म और मृत्यु का सीधा अंतर, और दूसरा है वास्तविक वृद्धि, जिसमें जन्म मृत्यु के साथ साथ ये भी गिना जाता है कि कितने लोग बाहर से आए और कितने लोग वहां से गए, यानी आप्रवास और उत्प्रवास का गणित। ये आना जाना तय कैसे होता है? इसके 2 कारण हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। बेरोजगारी, खराब हालात या राजनीतिक अशांति लोगों को उनके मूल स्थान से बाहर धकेलते हैं, यानी पुश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति, स्थिरता और बेहतर नौकरियां लोगों को एक नई जगह की तरफ खींचती हैं, यानी पुल करती हैं। और अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। ये सिद्धांत बहुत ही कमाल का टूल है। ये हमें सटीक रूप से बताता है कि जैसे जैसे कोई समाज औद्योगिकरण और साक्षरता की तरफ बढ़ता है, तो कैसे उसकी उच्च जन्म और मृत्यु दर धीरे धीरे कम होकर एक स्थिर अवस्था में आ जाती है। चलिए इसे जमीनी उदाहरणों से समझते हैं। पहले चरण में ग्रामीण समाज होते हैं, जहां जन्म और मृत्यु दोनों ज्यादा होते हैं, जैसे वर्षावन की कुछ जनजातियां। दूसरे चरण में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने से मृत्यु दर घटती है, पर जन्म दर ज्यादा ही रहती है, जैसे पेरू या केन्या में, जिससे आबादी तेजी से बढ़ती है। और तीसरे चरण में कनाडा या जापान जैसे विकसित देश आते हैं, जहां जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होकर आबादी एकदम स्थिर हो जाती है। इन सब बातों से मुझे थॉमस माल्थस की 1798 में दी गई उस पुरानी चेतावनी की याद आ रही है। उनका सिद्धांत था कि जनसंख्या हमारे भोजन की आपूर्ति से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है, और अगर इस बेलगाम विकास को रोका नहीं गया तो आखिर में अकाल, बीमारी या युद्ध के जरिए प्रकृति खुद इसका क्रूर संतुलन बनाएगी। तो जाते जाते ये रिपोर्ट हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। अगर पिछले 500 सालों में ही मानवता 10 गुना बढ़ गई है, तो हमारी वैश्विक संसाधनों की स्थिरता को बचाने के लिए अंततः कौन सा जनसांख्यिकीय चरण काम आएगा? हम भविष्य का संतुलन कैसे साधेंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल उठाने वाले हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि किसी देश की तरक्की का मतलब सिर्फ वहाँ का पैसा या उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन क्या सच में प्रगति का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हम इसी सोच से परे जाकर ये समझेंगे कि दुनिया अब असली तरक्की को किस नजरिए से देखती है। चलिए जल्दी से आज के हमारे इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वृद्धि और सच्चे विकास के फर्क से। फिर जानेंगे मानव विकास के उन प्रणेताओं के बारे में जिन्होंने ये विचार दुनिया को दिया। उसके बाद क्षमताएं और विकल्प, विकास के 4 मुख्य स्तंभ, और आखिर में बात करेंगे असली दुनिया में सशक्तिकरण की। तो आइए बिना किसी देरी के पहले विषय पर चलते हैं, वृद्धि बनाम सच्चा विकास। क्या ये दोनों एक ही चीज है? ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ग्रोथ या वृद्धि सिर्फ एक मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव बदलाव है। ये वैल्यू न्यूट्रल होती है, मतलब ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब है मौजूदा हालात में एक पक्का सकारात्मक और गुणात्मक सुधार आना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
बांदा आछे शहर की इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक सुनामी से पहले की है और दूसरी उसके बाद की। प्राकृतिक आपदा के कारण इस शहर के आकार में भारी गिरावट आई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी जगह के आकार में भारी नकारात्मक वृद्धि भी हो सकती है। यानी वृद्धि हमेशा अच्छी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी तरह अगर वृद्धि सकारात्मक है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि विकास हो ही रहा है। जरा सोचिए, मान लीजिए एक शहर की आबादी तो दुगनी हो गई, लेकिन वहां अस्पताल, स्कूल और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नहीं बढ़ीं। तो यहाँ वृद्धि तो साफ दिख रही है, लेकिन क्या हम इसे विकास कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, मानव विकास के प्रणेता। आखिर ये वैचारिक बदलाव आया कहाँ से? 1990 का साल एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अपनी सालाना मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इस एक ऐतिहासिक कदम ने दुनिया का पूरा ध्यान सिर्फ अर्थशास्त्र और आंकड़ों से हटाकर सीधे इंसानों पर केंद्रित कर दिया। इस पूरी क्रांतिकारी सोच की नींव रखी थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक ने। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास का असली मतलब लोगों के विकल्पों को बढ़ाना है। ये विकल्प कोई फिक्स चीज नहीं है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। किसी भी विकास का परम लक्ष्य ऐसा माहौल बनाना होना चाहिए जहां लोग एक सार्थक और खुशहाल जीवन जी सकें। इंसान विकास का बाय प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका केंद्र होना चाहिए। डॉक्टर हक की इसी दूरदर्शी सोच को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये मशहूर कोट बहुत ही शानदार तरीके से बयां करता है। जो चीजें जैसी हैं उन्हें देखकर सवाल पूछने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन चीजों का सपना देखना जो कभी थी ही नहीं, और पूछना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। महज आंकड़ों को छोड़कर इंसान की गरिमा को सर्वोपरि रखने के लिए ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स विचारों की जरूरत थी। डॉक्टर हक के साथ इस सफर में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ा, नोबेल विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। उन्होंने इस पूरी अवधारणा को स्वतंत्रता के विस्तार से जोड़ दिया। उनका तर्क था कि विकास का मुख्य लक्ष्य ही लोगों की आज़ादी को बढ़ाना होना चाहिए, और इस आज़ादी को सुनिश्चित करने में हमारे समाज और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, क्षमताएं और विकल्प बनाना। कैसे ये सब असल जिंदगी में लोगों के काम आता है। इस चित्र को देखिए। एक सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ एक लंबी उम्र जीना नहीं होता। जीवन में एक मकसद होना चाहिए, अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलना, समाज में अपनी बात रखने की जगह होना और अपने खुद के लक्ष्य तय करने की आज़ादी होना। यही सब मिलकर एक जीवन को सही मायने में सार्थक बनाते हैं। अब सवाल आता है कि इसे नापेंगे कैसे? इसके लिए 3 सबसे अहम पैमाने तय किए गए हैं। पहला है स्वास्थ्य, यानी एक लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा है शिक्षा, यानी ज्ञान और नया हुनर सीखने की क्षमता। और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, जिसे आमतौर पर क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर से मापा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करना सबसे जरूरी है, क्योंकि इनके बिना कोई भी इंसान अपने जीवन के बुनियादी फैसले नहीं ले सकता। इस बात को एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। अगर किसी के पास क्षमता ही नहीं है तो उसके पास चुनाव करने की आज़ादी भी नहीं होगी। एक अशिक्षित बच्चा चाहकर भी ये विकल्प नहीं चुन सकता कि उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। बिल्कुल वैसे ही जिसके पास पैसे या संसाधन नहीं है, वो बीमारी में एक अच्छे इलाज का विकल्प नहीं चुन सकता। अब आते हैं चौथे भाग पर, 4 मुख्य स्तंभ। ये पूरा मानव विकास किन बुनियादों पर टिका है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। जैसे कोई भी बड़ी और मजबूत इमारत एक ठोस नींव पर खड़ी होती है, उसी तरह सच्चा मानव विकास इन 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये है समता यानी इक्विटी, सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट। पहले 2 पिलर्स को थोड़ा गहराई से देखते हैं। समता का सीधा सा मतलब है कि लिंग, जाति, रंग या आय की परवाह किए बिना सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। आज भी लड़कियों या पिछड़े वर्गों में स्कूल छोड़ने की जो दर है, वो इसी समता की कमी को दिखाती है। दूसरा है सतत पोषणीयता। इसका मतलब है कि हम आज संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें कि आने वाली पीढ़ियों के मौके खत्म ना हो। अगर आज पर्यावरण या पैसों का अंधाधुंध दुरुपयोग होता है, तो असल में ये कल के भविष्य की चोरी है। अब बाकी 2 पिलर्स पर आते हैं।
उत्पादकता का मतलब सिर्फ मशीनों से ज्यादा माल बनाना नहीं है, बल्कि मानव श्रम की दक्षता बढ़ाना है। किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं, इसलिए उनके ज्ञान को निखारना सबसे जरूरी है। और आखिरी स्तंभ है सशक्तिकरण। इसका मतलब है फैसले लेने की असली ताकत हाथ में होना। और ये ताकत हवा में नहीं आती। इसके लिए अच्छे शासन और ऐसी नीतियों की जरूरत होती है जो समाज के सबसे कमजोर तबके को भी मुख्य धारा में ला सकें। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, असली दुनिया में सशक्तिकरण। किताबों और सिद्धांतों से निकलकर ये सब जमीन पर कैसे काम करता है, चलिए इसे एक बहुत ही बेहतरीन और जाने माने उदाहरण से समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक पूरी नीति है जो बाल लिंगानुपात में सुधार लाने और लड़कियों को शिक्षा के जरिए सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यही होता है असली दुनिया में सशक्तिकरण। अगर ऐसी नीतियां ना हों और हम लड़कियों की पढ़ाई पर जोर ना दें, तो इसका नुकसान सिर्फ उन लड़कियों का नहीं है, वो पूरा समाज अपने भविष्य के एक बहुत बड़े हिस्से और अपनी भावी उत्पादकता को खो देता है। शिक्षा के बिना लड़कियों के पास करियर के विकल्प ही नहीं बचते, जो कि सीधे तौर पर उनके मानव विकास को रोक देता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, एक जीवन को सार्थक क्या बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि किसी देश की कामयाबी क्या सिर्फ उसके बैंक बैलेंस और जीडीपी से तय होनी चाहिए, या फिर इस बात से कि वहाँ के आम लोगों के पास अपने सपनों को पूरा करने की और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की कितनी आज़ादी है। इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। आइए भूगोल और वैश्विक बाजार के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, हमारा भूगोल कैसे तय करता है कि हम बुनियादी जीवन यापन से निकलकर अत्यधिक पूंजी वाले ग्लोबल मार्केट का हिस्सा कैसे बनते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के नजरिए से देखें तो ये सफर वाकई हैरान करने वाला है। आज हम समझेंगे कि कैसे प्राथमिक गतिविधियां, जो कभी पूरी तरह से प्रकृति की मोहताज थीं, अब विशाल वाणिज्यिक प्रणालियों में बदल चुकी हैं। आज हम जिन चीजों पर नजर डालेंगे उनका एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, द रेड कॉलर इकोनॉमी। दूसरा, निर्वाह बनाम बाजार। तीसरा, खानाबदोश और सीमाएं। चौथा, पूंजी गहन बदलाव। पांचवा, बागान और वैश्विक व्यापार। और अंत में सरकारी नीतियां। चलिए देखते हैं कि ये प्राथमिक गतिविधियां असल में इंटरनेशनल ट्रेड की नींव कैसे रखती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, द रेड कॉलर इकोनॉमी। अब ये रेड कॉलर वर्कर्स आखिर हैं कौन? असल में ये वे लोग हैं जो इस पूरी आर्थिक सीढ़ी का बेस बनाते हैं। इनका पूरा जीवन और रोजगार सीधे तौर पर जमीन, पानी और जलवायु पर टिका होता है। चूंकि इनका काम बाहर खुले वातावरण में होता है, इसलिए ये पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में जो भी कच्चा माल पहुंचता है ना, उसकी पहली और सबसे अहम कड़ी यही लोग होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, निर्वाह बनाम बाजार। आइए देखते हैं कि कैसे इंसान शुद्ध अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद से निकलकर बाजार का हिस्सा बनता है। देखिए, पृथ्वी के अत्यधिक अक्षांश वाले इलाके, यानी जहां मौसम बेहद कठोर होता है, वहां इंसान का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ जिंदा रहना होता है। वहां का कठोर भूगोल उन्हें ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह काट देता है। ऐसे में लोग सिर्फ अपने आसपास के पर्यावरण से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही लगे रहते हैं। उनका बाजार से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसमें आधुनिक बाजारों की एंट्री होती है, पूरा खेल बदल जाता है। कुछ खास तरह की जलवायु में अब स्थानीय लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। उदाहरण के लिए जपोटा पेड़ से चिकल इकट्ठा करना, जिसका इस्तेमाल च्युइंग गम बनाने में होता है। हालांकि यहाँ एक कैच है, इन प्राकृतिक चीजों को इंटरनेशनल मार्केट में लगातार सिंथेटिक विकल्पों से कड़ी टक्कर मिलती रहती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, खानाबदोश, सीमाएं और प्रवास। हमारा फोकस अब पशुपालन पर होगा। जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो मौसमी प्रवास यानी ट्रांसह्यूमन्स एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे भूगोल इंसानों को लगातार चलते रहने पर मजबूर करता है। पहाड़ों में ये मूवमेंट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जबकि टुंड्रा जैसे जमे हुए इलाकों में ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होता है। चरवाहे बस मौसम और चरागाह की तलाश में अपने जानवरों के साथ लगातार सफर करते रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, हमारी जो आज की आधुनिक राजनीतिक सीमाएं हैं, वे इन सदियों पुराने पारंपरिक खानाबदोश रास्तों पर क्या असर डालती हैं? जवाब यह है कि ये सीमाएं इन रास्तों को तेजी से सिकोड़ रही हैं।
देशों की सख्त राजनीतिक सीमाओं और सरकारों की नई सेटलमेंट योजनाओं के कारण ये पारंपरिक खानाबदोश इलाके लगातार कम हो रहे हैं। सोचिए, एक तरफ मौसम का प्राकृतिक चक्र है और दूसरी तरफ देशों के बॉर्डर। इन दोनों का ये टकराव इस पुराने आर्थिक मॉडल को लगभग पंगु बना रहा है। अब आते हैं चौथे भाग पर, पूंजी गहन बदलाव। चलिए देखते हैं कि जब बहुत सारा पैसा लगाया जाता है तो तस्वीर कैसे बदलती है। जैसे जैसे हम इस आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, पूंजी का दखल बढ़ता है। अब निर्वाह पशुपालन और कमर्शियल पशुपालन के इस अंतर को ही ले लीजिए। वाणिज्यिक पशुपालन में खानाबदोशों वाली भौगोलिक सीमाओं को तोड़ने के लिए भारी पूंजी और साइंटिफिक ब्रीडिंग का इस्तेमाल होता है। जानवरों को चराने के लिए मीलों भटकने के बजाय उन्हें स्थायी बाड़े वाले बड़े बड़े फार्मों में रखा जाता है। खेती में भी हमें यही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। मानसून एशिया जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में गहन निर्वाह कृषि होती है, जहां भारी मैनुअल लेबर लगता है। जमीन के छोटे टुकड़े से ज्यादा पैदावार तो मिलती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आउटपुट बहुत कम होता है। इसके उलट मध्य अक्षांशों में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मशीनों से होती है। वहां प्रति एकड़ पैदावार भले ही कम हो, लेकिन प्रति व्यक्ति पैदावार कमाल की होती है। और हाँ, ये कमर्शियल प्रणालियां अक्सर सिर्फ किसी एक ही तरह के जानवर पर फोकस करती हैं। इनका मकसद स्थानीय लोगों का पेट भरना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि मांस, ऊन या चमड़े को साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस करके सीधे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना होता है। इसी स्पेशलाइजेशन के साथ हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, बागान और वैश्विक व्यापार। ये विशेषज्ञता हमें ग्लोबल एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़े और पूरी तरह से एक्सपोर्ट ड्रिवन इंजन की तरफ ले जाती है, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा शुरू किया गया ये आधुनिक मॉडल पारंपरिक निर्वाह खेती से एकदम अलग है। इसमें बहुत ज्यादा पूंजी निवेश लगता है, फोकस सिर्फ एक फसल पर होता है, सस्ता लेबर चाहिए होता है, और ये सब इंटरनेशनल मार्केट के लिए किया जाता है। ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। किसी एक ही फसल पर 100% आर्थिक प्रतिबद्धता उस जगह के उष्णकटिबंधीय भूगोल को सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट की डिमांड से बांध देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन एक देश की है, लेकिन उसका पूरा का पूरा उत्पादन हजारों मील दूर किसी और देश के बाजार की जरूरतें पूरी कर रहा है। जाहिर है, ये अपने साथ बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम भी लेकर आता है। फाइनली हम आते हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, सरकारी नीति और स्वामित्व। इस भू आर्थिक सीढ़ी के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठी हैं सरकारें। समय के साथ इन विशाल कृषि भूमियों का मालिकाना हक काफी बदला है। जो जमीनें पहले औपनिवेशिक शक्तियों के कंट्रोल में थीं, वे भारी विदेशी निवेश के दौर से गुजरते हुए अब वापस आधुनिक राष्ट्रीय सरकारों या वहां के नागरिकों के पास आ गई हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। राज्य की नीतियों के दो बिल्कुल अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला है डेनमार्क का कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल, जो बेहद सफल रहा है। इसमें किसान अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं, लेकिन खेतों का मालिकाना हक उन्हीं का रहता है। इसके बिल्कुल विपरीत था पूर्व सोवियत संघ का कलेक्टिव फार्मिंग या कोलखोज मॉडल, जिसे सरकार कंट्रोल करती थी और जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता था। दोनों ही मॉडल्स का वैश्विक बाजार पर गहरा असर होता है। तो संक्षेप में कहें तो कठोर मौसम से जूझने वाले रेड कॉलर संग्रहकर्ताओं से लेकर स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स तक, ये भौगोलिक बाधाएं और पूंजी निवेश ही मिलकर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का आधार तय करते हैं। भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या उगेगा, बल्कि ये भी तय करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसका व्यापार कैसे होगा। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज दुनिया की भौगोलिक सीमाओं को हमेशा के लिए बदल रहा है, आपको क्या लगता है ग्लोबल कमर्शलाइजेशन की इस आंधी में कौन सी पारंपरिक गतिविधि सबसे पहले पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक भूगोलवेत्ता यानी जियोग्राफर की तरह सोचने वाले हैं। हम इस बात की गहरी पड़ताल करेंगे कि कैसे औद्योगिक विकास हमारी दुनिया का राजनीतिक और आर्थिक नक्शा तय करता है। देखिए, भूगोल सिर्फ पहाड़ों, नदियों और सीमाओं का अध्ययन नहीं है ना? ये इस बात का भी अध्ययन है कि हमारी गतिविधियां, हमारे कारखाने और व्यापारिक निर्णय धरती के किस हिस्से को ताकतवर बनाते हैं और किसे पीछे छोड़ देते हैं। अब एक पल के लिए जरा सोचिए। एक तरफ सैकड़ों एकड़ में फैले विशाल खेत हैं जो हजारों लोगों का पेट भरते हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटी सी रोबोटिक माइक्रोचिप फैक्ट्री है
अब सवाल ये है कि आखिर ये छोटी सी फैक्ट्री उस इतने बड़े कृषि क्षेत्र से कहीं ज्यादा वैश्विक ताकत कैसे रखती है? ये महज कोई अर्थशास्त्र का सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरा भौगोलिक रहस्य है, और यही हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। तो आज के हमारे सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम सबसे पहले द्वितीयक गतिविधियों को समझेंगे, फिर सूक्ष्म घरेलू उद्योगों से लेकर विशाल टेक्नोपॉलिस की दुनिया देखेंगे, लोकेशन डिसाइड करने वाले समीकरणों को डिकोड करेंगे और अंत में जानेंगे कि वैश्विक शक्ति के असली केंद्र कहाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बातों पर आते हैं। आखिर ये द्वितीयक गतिविधियां या सेकेंडरी एक्टिविटीज असल में होती क्या हैं? देखिए, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में वैल्यू यानी मूल्य जोड़ना। जमीन से निकले कच्चे लोहे की अपने आप में क्या कीमत है? कुछ खास नहीं, लेकिन जब एक जटिल प्रोसेस से उसे पिघलाकर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील में बदल दिया जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, राइट? खेत की कपास से साधारण धागा बनाना हो या फिर उन्नत धातुओं को जोड़कर अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट तैयार करना, ये सब कच्चे माल को एक मूल्यवान और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में बदलने का ही खेल है। और यही वैल्यू एडिशन हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था की लीड है। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं वो है उद्योगों के वर्गीकरण का एक पूरा जाल। आकार, इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, आउटपुट और ओनरशिप के आधार पर इन्हें कैसे बांटा जाता है, ये अपने आप में काफी जटिल व्यवस्था है। लेकिन आज हम इस पूरे नेटवर्क के दो बिल्कुल विपरीत, एकदम एक्सट्रीम सिरों पर फोकस करने वाले हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए, ये हमारे आज के विषय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ एक कारीगर की दुनिया है, बिल्कुल स्थानीय, जहां सब कुछ मानवीय स्पर्श से बनता है, और दूसरी तरफ भारी भरकम मशीनों और करोड़ों की पूंजी से चलने वाला एकदम ऑटोमेटेड कारखाना, जहां मशीनें ही मशीनों को चला रही हैं। दोनों ही चीजें बना रहे हैं, लेकिन इनकी भौगोलिक और आर्थिक दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। तो चलिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की सबसे छोटी इकाई की तरफ चलते हैं, यानी हमारी सूक्ष्म दुनिया, जिसे हम घरेलू उद्योग कहते हैं। इस सबसे छोटी और बुनियादी इकाई में कारीगर पूरी तरह से अपने आसपास के भूगोल पर निर्भर होते हैं। वे अपने इर्द गिर्द मौजूद प्राकृतिक संसाधनों जैसे बांस, लकड़ी या मिट्टी का ही उपयोग करते हैं। कोई बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं होती इनके पास, बस कुछ साधारण औजार, और वे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बना लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भूगोल का सबसे प्योर रूप है। प्रकृति से सीधा कच्चा माल लिया और उसे वहीं के वहीं एक उपयोगी प्रोडक्ट में ढाल दिया। अब क्योंकि इस मॉडल में ना तो कोई बड़ी पूंजी लगी है और ना ही बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत है, इसलिए परिवार के लोग ही मिलकर इसमें अपना श्रम लगाते हैं। जो बनता है वो अक्सर स्थानीय खपत के लिए या फिर बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के लिए होता है। इसीलिए इन उद्योगों का असर और भौगोलिक दायरा बहुत सीमित रहता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को तो नहीं हिलाते, लेकिन हाँ, अपनी छोटी सी कम्युनिटी के जीवन को जरूर सुचारू रूप से चलाते हैं। अब अपनी नज़र इस स्थानीय और सीमित दायरे से हटाते हैं और एकदम दूसरे छोर पर चलते हैं, मैक्रो वर्ल्ड, जिसे भूगोल की भाषा में टेक्नोपोलिस कहा जाता है। टेक्नोपोलिस यानी ऐसे हाईटेक उद्योग जो किसी एक खास इलाके में अत्यधिक केंद्रित होते हैं। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर और बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। हम यहाँ किसी आम फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ये सुनियोजित बिजनेस पार्क और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं। सिलिकॉन वैली इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये बेसिकली इंटेंस साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के इंजन से संचालित होते हैं। अब अगर हम तुलना करें तो ये बदलाव साफ दिखता है। घरेलू उद्योगों में जहां पूरी तरह से मानवीय श्रम और साधारण औजारों की जरूरत होती है, वहीं इन हाईटेक मॉडल्स में उसकी जगह ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और व्हाइट कॉलर एक्सपर्ट्स ने ले ली है। सारा जोर एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर होता है। शारीरिक मेहनत से हटकर पूरी तरह से बौद्धिक और तकनीकी दक्षता की ओर ये एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल शिफ्ट है। इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझने के बाद अब हमारे सामने एक बुनियादी भौगोलिक सवाल आता है, जिसे हम लोकेशन इक्वेशन कह सकते हैं। आखिर ये विशाल उद्योग अपनी जगह कैसे चुनते हैं? देखिए, किसी भी बड़े उद्योग का लोकेशन कभी भी तुक्के से या संयोग से तय नहीं होता। ये मुनाफे को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए लिया गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड और भौगोलिक फैसला है। भूगोल यहाँ महज जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि खर्च कम करने का एक हथियार है। किसी भी कारखाने को आप एक चुंबक मान लीजिए। बाजार की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर, कच्चे माल का सुलभ ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के स्रोत और लेबर, ये सब इसे अपनी तरफ खींचते हैं।
कंपनियों को इन सभी ताकतों के बीच एक सटीक स्थानिक संतुलन बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, भारी कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्री मजबूरी में खदानों के पास ही लगाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बचे। लेकिन अगर कोई महंगा और नाजुक प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अक्सर उच्च क्रय शक्ति वाले बड़े शहरों के करीब लगाया जाता है। यहीं पर भूगोल का एक और दिलचस्प सिद्धांत काम करता है। इस टेबल को देखिए। पारंपरिक भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात अपने कच्चे माल के स्थानों से पूरी तरह बंधे होते हैं, वो खदानों से दूर नहीं जा सकते। लेकिन आधुनिक फुटलूज या स्वच्छंद उद्योग जो छोटे और हल्के कलपुर्जों पर निर्भर हैं, उन्हें पूरी आज़ादी होती है। वो बेहतरीन सड़क और संचार नेटवर्क के पास कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। आधुनिक तकनीक ने उन्हें कच्चे माल के कड़े भूगोल से काफी हद तक आज़ाद कर दिया है। अंत में आइए देखते हैं कि उद्योगों के लोकेशन के ये फैसले हमारी वैश्विक भू राजनीति को कैसे आकार देते हैं। बात करते हैं शक्ति के वैश्विक केंद्रों की। सिर्फ 10%। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, आधुनिक विनिर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया की बड़ी बड़ी हाईटेक फैक्ट्रियां हमारी पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र के 10% से भी कम हिस्से में सिमटी हुई हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन धरती के एक बहुत ही छोटे से हिस्से से चल रहा है। और क्योंकि ये सारा हाईटेक निर्माण और बड़ी पूंजी एक ही जगह पर इतनी गहराई से केंद्रित है, नतीजा क्या होता है? जो देश इन टेक्नोपोलिस की मेजबानी करते हैं, वही स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को कंट्रोल करते हैं। आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स के उत्पादन को कंट्रोल करने का सीधा सा मतलब है आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन को कंट्रोल करना। यही कारण है कि ये चंद देश ताकत के असली केंद्र बन जाते हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आप सभी के लिए एक सोचने लायक सवाल छोड़ता हूं। अगर दुनिया की महज 10% से भी कम जमीन उन्नत विनिर्माण के जरिए पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित कर रही है, तो ये स्थानिक असमानता हमारे भविष्य को किस दिशा में ले जाएगी? घरेलू शिल्प के उन छोटे छोटे हाथों से शुरू होकर इन विशाल टेक्नोपोलिस तक का विनिर्माण का ये सफर आगे दुनिया का नक्शा कैसे बदलेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक शिफ्ट की। मतलब कैसे हम इंसान खेतों और खदानों में काम करने से लेकर आज की इस हाईटेक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। ये सफर वाकई कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जर्नी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 अहम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये एक तरह से हमारा रोड मैप होगा जो हमें ग्लोबल इकोनॉमी के इस उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट टू सर्विसेज की, यानी वो बड़ा बदलाव जहां हमने खेती-बाड़ी और कच्चे माल से आगे बढ़कर नई दिशाओं में कदम रखा। अब जरा दुनिया भर के इस इकोनॉमिक डिवाइड को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप विकसित देशों यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखें तो वहां टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर का पूरी तरह से दबदबा है। वहां काम का मतलब अब बड़े बड़े कारखाने नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ विकासशील देशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और उससे जुड़े कामों पर टिका हुआ है। ये अंतर बिल्कुल साफ दिखाता है कि दुनिया कैसे 2 हिस्सों में बटी है। अब इकोनॉमी के इस बड़े बदलाव को ग्राउंड लेवल पर देखते हैं। चलिए चलते हैं उन जगहों पर जहां असल में ये सारा व्यापार और लेन देन फिजिकली होता है। यहां आपको 2 बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देंगी। एक तरफ है गांव के आवधिक बाजार, यानी वो अस्थायी मंडियां या हाट जो हफ्ते में किसी खास दिन लगते हैं ताकि आसपास के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ हैं शहरों के बड़े, शानदार और बेहद ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेंटर्स, जहां आपको एकदम स्पेशलाइज्ड और हर तरह की सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती हैं। दिन और रात का फर्क है दोनों में। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये शहरी और ग्रामीण बाजार एक दूसरे से जुड़े बिना काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही एंट्री होती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की। ग्लोबल ट्रेड का सारा खेल इस बात पर टिका है कि आप दूरी को कैसे पार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस दूरी को सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जाता। असल में ये देखा जाता है कि समय कितना लग रहा है, जिसे हम आइसोक्रोन लाइंस के जरिए समझते हैं, जो एक समान यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ती हैं। और माल भेजने में पैसा कितना खर्च हो रहा है, मतलब किलोमीटर से ज्यादा समय और लागत ही ये तय करते हैं कि कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आता है। पहले के जमाने में कम्युनिकेशन भी सड़कों और रास्तों का मोहताज था।
चिट्ठी जाएगी तो सड़क से ही जाएगी ना। लेकिन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट्स ने तो जैसे जादू कर दिया। अब विचारों और डेटा का फ्लो भौतिक सड़कों की कैद से पूरी तरह आजाद है। सब कुछ इंस्टेंट है, पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को समझने के बाद अब वक्त है इस विशाल सर्विस सेक्टर को अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर देखने का। इसे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक होती हैं लो ऑर्डर सर्विसेज। ये वो चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, जैसे किराने की दुकान या लॉन्ड्री। ये आपको हर गली मोहल्ले में आसानी से मिल जाएंगी। और दूसरी होती है हाई ऑर्डर सर्विसेज। इनके लिए बहुत खास और प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ये आम नहीं होती और कम जगहों पर ही मिलती हैं। एक और बड़ा फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई सर्विस दी कैसे जा रही है। क्या उसमें सीधे सीधे शारीरिक मेहनत यानी फिजिकल लेबर लग रहा है, जैसे एक माली, हाउसकीपर या नाई का काम, या फिर उसमें दिमागी मेहनत लग रही है, जैसे कोई टीचर, वकील या म्यूजिशियन जो अपने काम में अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिजिकल लेबर के सबसे शानदार रियल वर्ल्ड उदाहरण की बात करें तो मुंबई के डब्बा वालों से बेहतर क्या हो सकता है। जरा सोचिए, हर दिन करीब 1,75,000 लोगों तक खाना पहुंचाना, ये दुनिया के बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम्स में से एक है। और मजे की बात यह है कि यह पूरा का पूरा नेटवर्क लगभग पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड फिजिकल लेबर पर ही टिका हुआ है। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन इंसानी विकास का सफर सिर्फ बुनियादी सेवाओं या फिजिकल काम तक ही नहीं रुका। हम अब एंटर कर चुके हैं नॉलेज इकोनॉमी के युग में, जहां राज चलता है डेटा, इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी का। यहाँ क्वाटरनरी यानी चतुर्थक गतिविधियों को समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो सर्विसेज हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करने, बनाने और उसे शेयर करने पर फोकस करती हैं। इनका कच्चे माल या फिजिकल चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विकसित देशों का आधे से ज़्यादा वर्कफोर्स आज इसी नॉलेज बेस्ड सेक्टर में काम कर रहा है, जो नॉलेज प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग जैसी चीज़ों को ड्राइव कर रहा है। और अब आते हैं पिरामिड के एकदम टॉप पर, क्वीनरी यानी पंचमक गतिविधियां। इन्हें गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। भले ही इनकी गिनती बहुत कम हो, लेकिन इनके बनाए गए नए आइडियाज और लिए गए फैसलों का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत ही बड़े पैमाने पर पड़ता है। अब इकोनॉमी का ये पूरा सिस्टम सही से चलता रहे, इसके लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है इन बड़ी बड़ी सर्विसेज को कंट्रोल और रेगुलेट करना। ये रेगुलेशन इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि अगर समाज में सब कुछ स्मूथली चलाना है तो सरकारों और बड़ी कंपनियों को आगे आकर इन पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करना ही पड़ता है। कुछ सोचिए, क्या एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 24 घंटे बिजली, साफ पानी और मजबूत टेलीकॉम नेटवर्क के बिना आज की कोई भी इकोनॉमी टिक सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हाईवे से लेकर फायर डिपार्टमेंट तक हर चीज एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन मांगती है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। देखिए, पूरी दुनिया में नॉलेज इकोनॉमी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी कई विकासशील देश टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पीछे हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड लगातार बढ़ता जा रहा है, ये दुनिया की आर्थिक समानता के लिए आगे चलकर क्या मायने रखेगा? क्या ये नई टेक्नोलॉजी हमें आपस में जोड़ेगी, या फिर अमीर और गरीब के बीच की इस खाई को हमेशा के लिए और भी गहरा कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, अगर दुनिया भर में फैले ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एक दिन के लिए भी रुक जाएं, तो क्या होगा? पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। आज हम इन्हीं विशाल और लगभग अदृश्य नेटवर्क्स की बात करेंगे, जो संसाधनों को सही जगह पहुंचाकर दुनिया को रुकने से बचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मीलों दूर किसी घने जंगल या खदान से निकले प्राकृतिक संसाधन आपके घर के पास वाले बाजार तक आखिर कैसे पहुंच जाते हैं? असल में एक बहुत बड़ी भौगोलिक चुनौती हमेशा हमारे सामने होती है। कच्चे माल के स्रोत, बड़े बड़े उत्पादन केंद्र और हम जैसे उपभोक्ताओं के बाजार, ये सब कभी एक जगह पर नहीं होते। हर क्षेत्र वही बनाता है जिसमें वो सबसे अच्छा है, और यहीं से शुरुआत होती है वस्तुओं के आदान प्रदान के एक बेहद जटिल लेकिन शानदार चक्र की। अब इस भारी भरकम भौगोलिक दूरी को पाटने के लिए हमें एक मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसे हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या परिवहन जाल कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो कई अलग अलग जगहों को, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, रास्तों की एक सीरीज या लिंक्स से जोड़कर एक पूरा पैटर्न बनाना ही ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है।
यही वो धागा है जो मानव समाज को आपस में जोड़ता है। अगर ये नोड्स और लिंक मजबूत नहीं होंगे ना, तो कोई भी इकोनॉमी सुचारू रूप से काम कर ही नहीं सकती। तो चलिए आज के इस सफर का एजेंडा तय करते हैं। हम शुरुआत करेंगे व्यापार की जीवन रेखाओं से, फिर बात करेंगे शहरों के ट्रैफिक जाम को सुलझाने की, उसके बाद बुनियादी ढांचे और रक्षा के कनेक्शन को समझेंगे, फिर दुनिया के बड़े रेलवे सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और अंत में महासागरीय माल ढुलाई की ताकत को देखेंगे। तो लोकल सड़कों के जाम से लेकर विशाल समुद्री रास्तों तक का सफर शुरू करें। भाग 1, व्यापार की जीवन रेखाएं और कैसे ये भौगोलिक दूरियों को पाटती हैं। देखिए, एक बढ़िया व्यापार मार्ग सिर्फ सामान को यहां से वहां ढोने का काम नहीं करता, बल्कि ये दुनिया भर में लोगों का जीवन स्तर सुधारता है। एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी देश की इकोनॉमी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने का सबसे पावरफुल तरीका है। अब दुनिया भर में हर क्षेत्र अपने मौसम और खासियत के हिसाब से चीजें बनाता है और पूरा विश्व इन्हीं अदृश्य परिवहन धमनियों पर निर्भर है ताकि वस्तुओं का लेन देन हो सके। ये जो इतना जटिल जाल है ना, ये अलग अलग देशों के उत्पादक केंद्रों और उपभोक्ता बाजारों को बिल्कुल बिना किसी रुकावट के जोड़ता है। इसी नेटवर्क के जादू से हम और आप घर बैठे दुनिया के दूसरे कोने में बनी चीजों का मजा ले पाते हैं। भाग 2, शहरों में होने वाले भारी ट्रैफिक जैम का समाधान। अब हम जरा माइक्रो लेवल पर आते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये परिवहन धमनियां कैसे काम करती हैं और पीक आवर्स में इन पर कितना भयानक दबाव पड़ता है। हम सबने इसे कभी न कभी झेला है। जब शहर की सड़कें रोजाना सफर करने वालों का बोझ नहीं सह पाती, तो शुरू होता है भयानक जाम। भीड़ भाड़ वाले समय में ट्रैफिक का ये भयंकर दबाव शहर की आर्थिक रफ्तार का सचमुच गला घोंट देता है। घंटों समय की बर्बादी और फालतू ईंधन की खपत, ये दोनों मिलकर किसी भी शहर के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध या बॉटलनेक बन जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? सरकारें शहर की इन महत्वपूर्ण धमनियों को खोलने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट आधुनिक समाधान अपना रही हैं, जैसे कि प्राइवेट गाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा देना, एक बेहतरीन मास रैपिड ट्रांजिट यानी MRT सिस्टम बनाना, पब्लिक बस सर्विस को अपग्रेड करना और लंबी दूरी के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। ये वो रणनीतिक कदम हैं जो सड़कों को सांस लेने की जगह देते हैं। भाग 3, बुनियादी ढांचे का घनत्व और हमारी रक्षा। चलिए अब नेशनल लेवल पर जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि कैसे किसी देश का भूगोल और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा ये तय करती है कि सड़कें और हाईवे कहाँ बनाए जाने चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है भारी औद्योगिक क्षेत्रों और मुश्किल भौगोलिक जगहों के बीच का जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ देखिए, उत्तरी अमेरिका जैसे विकसित इलाके हैं जहाँ हाईवे का घनत्व बहुत ज्यादा है, करीब 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब वहाँ हर जगह सिर्फ 20 किलोमीटर के दायरे में आपको एक हाईवे मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ और रेगिस्तान जैसे दुर्गम इलाके हैं जहां आज भी सामान ढोने के लिए खच्चर, ऊंट या कुत्तों वाली स्लेज पर निर्भर रहना पड़ता है ना कमाल का अंतर। अब मान लीजिए ऑस्ट्रिया जैसे पहाड़ी देशों को, जहां एकदम खड़ी ढलानें और गहरी खाइयां हैं, वहां आम मोटर वाली सड़कें तो काम नहीं कर सकती। तो वहां क्या होता है? वहां रोपवे और केबल कार जैसे स्पेशल लिंक पूरे नेटवर्क को जिंदा रखते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा जबरदस्त नमूना है जो साबित करता है कि जहां पारंपरिक रास्ते हार मान लेते हैं, वहां इंसान कोई ना कोई नया रास्ता खोज ही निकालता है। लेकिन जरा सोचिए, सरकारें नेशनल हाईवे और खासकर सीमावर्ती सड़कों यानी बॉर्डर रोड्स के निर्माण पर इतना जोर क्यों देती हैं? इसका सीधा कनेक्शन है नेशनल सिक्योरिटी से। देश की रक्षा करने और दूर दराज के कटे हुए इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सड़कें बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह हैं। मिलिट्री कैंप्स तक रसद पहुंचाने और सुदूर गांवों को एकीकृत करने के लिए इन बॉर्डर रोड्स के बिना किसी भी देश की सुरक्षा और एकता की कल्पना करना नामुमकिन है। खंड 4, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे सिस्टम की तुलना, यानी परिवहन के असली महाबली। चलिए अब महाद्वीपीय जमीनी परिवहन की बात करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की अलग अलग महाशक्तियां अपनी रेलवे का रणनीतिक इस्तेमाल कैसे करती हैं। अगर आपको किसी देश की घरेलू इंडस्ट्री को गहराई से समझना है तो बस उनके रेलवे नेटवर्क की तुलना कर लीजिए। उदाहरण के लिए रूस का रेल सिस्टम देखिए, जो पूरी तरह से मॉस्को पर केंद्रित है। ये एक ऐसा घना जाल है जो पूरे देश का 90% परिवहन अकेला संभालता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और कनाडा का रेलवे सिस्टम है। वो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला है। कनाडाई रेलवे को खासतौर पर अयस्क, अनाज और लकड़ी जैसे बहुत भारी सामान को ढोने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, महासागरीय माल ढुलाई की दक्षता।
यानी व्यापार की असली वैश्विक धमनियां। जमीन और हवा के मुकाबले महासागर परिवहन का सबसे सस्ता, ऊर्जा कुशल और सबसे व्यापक रास्ता है 12,000 किलोमीटर। जी हां, पनामा और सिडनी के बीच तय की जाने वाली ये विशाल दूरी ये साबित करती है कि महासागर हमें परिवहन के लिए असीमित रास्ते देते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है? पानी में जमीन के मुकाबले घर्षण बहुत कम होता है। इसका मतलब है ऊर्जा की लागत एकदम ना के बराबर। अगर आपको बहुत भारी और ज्यादा मात्रा में सामान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है तो विशाल समुद्री मालवाहक जहाजों से बेहतर और सस्ता कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सोचिए, किसी जमाने में हवा से चलने वाले पाल वाले जहाज होते थे और आज वो विशालकाय आधुनिक मशीनों में बदल चुके हैं। रडार और वायरलेस नेविगेशन ने इन लंबी समुद्री यात्राओं को बेहद सुरक्षित बना दिया है। रेफ्रिजरेशन तकनीक आ गई तो अब जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को भी मीलों दूर भेजा जा सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर क्या था? स्पेशल टैंकर और कंटेनराइजेशन। इन कंटेनर्स ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर सामान चढ़ाने और उतारने की पूरी प्रक्रिया को इतना तेज, मानकीकृत और सस्ता कर दिया है कि पूछिए मत। और हाँ, स्वेज और पनामा नहरों जैसे इंसानों द्वारा बनाए गए जलमार्गों का जिक्र किए बिना आधुनिक परिवहन की कहानी पूरी ही नहीं हो सकती। ये नहरें पूरब और पश्चिम की दुनिया के बीच विशाल व्यापारिक दरवाजों का काम करती हैं। जरा सोचिए, स्वेज नहर ने केप ऑफ गुड होप के उस लंबे और थका देने वाले रास्ते को बाईपास करके यूरोप और एशिया के बीच व्यापार की दूरी और समय को कितना कम कर दिया है। ये सच में आधुनिक व्यापार की दुनिया के सबसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज के इस दौर में जब ऑप्टिक फाइबर और डिजिटल नेटवर्क हमारे वैश्विक व्यापार के साथ पूरी तरह जुड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य की तकनीकें परिवहन की इन महत्वपूर्ण धमनियों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देंगी? आज हमने देखा कि कैसे ये अदृश्य नेटवर्क, चाहे वो सड़कें हों, रेलवे हो या समुद्री रास्ते, हमारी दुनिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा और हमेशा की तरह कुछ नया सीखने की अपनी ये जिज्ञासा बनाए रखिए। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र के इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में स्वागत है। एक अर्थशास्त्री के नजरिए से तैयार किया गया ये विश्लेषण विशेष रूप से हमारे नीति निर्माताओं और मंत्रियों के लिए है। देखिए, वैश्विक वाणिज्य को चलाने वाले जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ना, उन्हें गहराई से समझे बिना कोई भी ठोस नीति बनाना लगभग असंभव है। तो आइए सीधे इस विषय की गहराइयों में चलते हैं। इस पूरे सिस्टम का बेस आखिर है क्या? ये आधारभूत कोट बिल्कुल स्पष्ट करता है कि व्यापार तुलनात्मक लाभ, पूरकता और चीजों के आदान प्रदान पर टिका है। सच तो ये है कि आज के समय में कोई भी राष्ट्र बिल्कुल अलग थलग रहकर आइसोलेशन में तरक्की नहीं कर सकता। दक्षता और विकास के लिए ग्लोबल एक्सचेंज का हिस्सा बनना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी, क्योंकि कोई भी देश हर चीज खुद नहीं बना सकता। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे व्यापार विशेषज्ञता की नींव से, फिर व्यापार संतुलन और सुरक्षात्मक नीतियों को समझेंगे। इसके बाद विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास, बंदरगाहों की भूमिका, क्षेत्रीय गुट बनाम वैश्विक बाजार और अंत में व्यापार और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, व्यापार विशेषज्ञता की नींव। आइए देखते हैं कि वाणिज्य के भौतिक और सांस्कृतिक चालक असल में काम कैसे करते हैं। जरा इस ऐतिहासिक तस्वीर पर गौर करें। आज की इस जटिल वित्तीय प्रणाली और करेंसी के आने से बहुत पहले हमारी अर्थव्यवस्था की नींव बाटा सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। जॉन बील मेले की यह तस्वीर दिखाती है कि कैसे वस्तुओं का सीधा लेन देन ही कभी व्यापार का इकलौता तरीका था। ये हमें याद दिलाता है कि व्यापार की जरूरत हमेशा से मानव सभ्यता के डीएनए में रही है। अब ये डेटा टेबल देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये सीधे तौर पर हमारी भौतिक सच्चाइयों को आर्थिक नतीजों से जोड़ रहा है। उदाहरण के लिए, किसी देश का भूविज्ञान और जलवायु तय करते हैं कि वो किस संसाधन में स्पेशलाइज करेगा। वहीं दूसरी तरफ किसी राष्ट्र का उच्च जीवन स्तर ये तय करता है कि वहाँ हाई क्वालिटी इंपोर्ट की मांग कितनी होगी। साथ ही सांस्कृतिक शिल्प और जनसंख्या का घनत्व ये निर्धारित करते हैं कि किसी देश का एक्सपोर्ट वॉल्यूम क्या होगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भौतिक संसाधनों से आगे बढ़ते हैं। खंड 2, विदेशी निवेश और औद्योगिक विकास। देखते हैं कि ये विकासशील बाजारों को कैसे सक्रिय करते हैं। विदेशी निवेश का जो ये पूरा चक्र है ना, ये किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। विकासशील देशों में माइनिंग या भारी इंजीनियरिंग जैसे पूंजी गहन उद्योगों में पैसा लगाकर विकसित देश दरअसल 2 निशाने एक साथ लगाते हैं।
पहला, वे अपने लिए कच्चे माल की सप्लाई सुरक्षित कर लेते हैं, और दूसरा, वे अपने तैयार और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक बिल्कुल नया बाजार भी खड़ा कर लेते हैं। ये एक बहुत ही सदी हुई रणनीति है। अब हम आते हैं खंड 3 पर, व्यापार संतुलन और सुरक्षात्मक नीतियां। यहाँ हम समझेंगे कि राष्ट्रीय वित्तीय भंडार की सुरक्षा कैसे होती है। यहाँ बात सीधे तौर पर आर्थिक अस्तित्व की आ जाती है। स्क्रीन पर जो तुलना है वो बिल्कुल साफ है। एक नकारात्मक व्यापार संतुलन किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। सोचिए, अगर हम अपनी कमाई से ज्यादा पैसा बाहरी चीजें मंगाने पर खर्च कर रहे हैं तो हम बस अपने ही वित्तीय भंडार को खाली कर रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए सकारात्मक व्यापार संतुलन बनाए रखना बिल्कुल अनिवार्य है। अब इस व्यापार संतुलन को बचाने के लिए कुछ बहुत ही खतरनाक चीजों से निपटना होता है। इनमें सबसे प्रमुख है डंपिंग। स्क्रीन पर दी गई परिभाषा के अनुसार ये एक शिकारी प्रथा है। इसमें कोई देश अपने सामान को दूसरे देश में उसकी लागत से भी कम कीमत पर भर देता है। इसका सीधा और इकलौता मकसद होता है सामने वाले देश के घरेलू उत्पादकों की कमर तोड़ देना। ये घरेलू उद्योगों के लिए सच में विनाशकारी साबित हो सकता है। इस अमूर्त से लगने वाली बात को जरा रियल वर्ल्ड में देखते हैं। इस न्यूज़ क्लिपिंग को देखिए। ये साफ दिखाता है कि देश अपने घरेलू उद्योगों को इस तरह के आर्टिफिशियली सस्ते सामानों से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज और कस्टम बॉन्ड्स का कैसे आक्रामक रूप से इस्तेमाल करते हैं। और यहीं पर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की भूमिका आती है, जो ऐसे मामलों की जांच करता है। तो डंपिंग से निपटने का सही तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले असामान्य रूप से सस्ते आयातित सामान की पहचान की जाती है। फिर उन आयातकों पर तुरंत कस्टम बॉन्ड लगाए जाते हैं और अंत में पूरी और निष्पक्ष जांच के लिए WTO के विवाद निपटान निकाय में एक औपचारिक याचिका दायर की जाती है। नीतियों और कागजी कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं खंड 4 पर, बंदरगाह, विकास के द्वार। देखते हैं कि बुनियादी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। हमारी सारी वैश्विक नीतियां आकर टिकती हैं इन बंदरगाहों पर। यहाँ हम 2 अलग-अलग तरह के बंदरगाह देख सकते हैं। औद्योगिक बंदरगाह मुख्य रूप से अनाज, तेल या अयस्क जैसे भारी थोक माल के लिए बने होते हैं, जबकि वाणिज्यिक बंदरगाहों का काम सामान्य पैकेज्ड माल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और यात्रियों को संभालना है। ये संरचनात्मक अंतर ही तय करता है कि कोई विशेष क्षेत्र किस तरह के व्यापार का हिस्सा बनेगा। इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ रोजाना जो हजारों टन कार्गो संभाला जाता है वो महज लॉजिस्टिक्स नहीं है। सच तो ये है कि ये कार्गो वॉल्यूम किसी भी देश के और उसके भीतरी इलाकों के विकास का सबसे बड़ा और निर्विवाद इंडिकेटर है। ज्यादा माल ढुलाई का सीधा सा मतलब है एक मजबूत और तेजी से दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आइए खंड 5 में बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के पीछे की जियोपॉलिटिक्स की, क्षेत्रीय गुट बनाम वैश्विक बाजार। आजकल वैश्विक मंच पर एक दिलचस्प तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ WTO है जो ग्लोबल फ्री ट्रेड की वकालत करता है, हालांकि अक्सर उस पर ताकतवर देशों का पक्ष लेने के आरोप भी लगते रहते हैं। और दूसरी तरफ देश तेजी से अपने खुद के क्षेत्रीय व्यापार गुट बना रहे हैं। जरा सोचिए, आज दुनिया भर में ऐसे 120 गुट हैं जो कुल विश्व व्यापार का 52% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। ये गुट अपने सदस्यों के बीच तो टैरिफ हटा देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में ये गुट एक पूरी तरह से खुले वैश्विक बाजार के रास्ते में दीवार नहीं बन जाएंगे? और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, खंड 6, व्यापार और सतत विकास। आइए ग्लोबल कॉमर्स की उस छिपी हुई लागत को देखते हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती। हम व्यापार और मुनाफे की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन डेटा एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। बिना सख्त पर्यावरणीय नियमों के इस अंधी दौड़ का सीधा असर हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर दोहन हो रहा है कि उन्हें दोबारा पनपने का मौका ही नहीं मिल रहा। तेजी से कटते जंगल, खत्म होता समुद्री जीवन और कॉरपोरेट मुनाफे के लिए नदी घाटियों तक का निजीकरण, ये सब साफ दिखाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर फायदे के लिए सतत विकास के नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर देती हैं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। क्या व्यापार बढ़ाने और संसाधनों को निचोड़ने की ये जो कभी न खत्म होने वाली भूख है, क्या ये मौलिक रूप से हमारे दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बिल्कुल खिलाफ है?
क्या आर्थिक विकास और प्रकृति के बीच कभी तालमेल बैठ पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियां बनाने से पहले हर नीति निर्माता को खुद से पूछना ही होगा।